हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयरन के बारे में। खनिज तत्व के अंतर्गत ये भी आता है क्या? आयरन की क्या आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, इसके बारे में देखेंगे। इससे भी हम लोगों को क्या होता है, एक एनीमिया होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये क्या है, ये भी एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है और ये एक ये खनिज तत्व के अंतर्गत आता है। तो आयरन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आयरन एक खनिज है। आयरन क्या है? ये एक खनिज है और क्या है कि अकार्बनिक यौगिक है। एक खनिज है। आयरन क्या है? एक खनिज है और क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है। और जिसे इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रेस खनिज बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसकी जो भी आयरन होती है उसकी हमारे शरीर में कितनी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आयरन की आवश्यकता क्या होती है हमारे शरीर में कि थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। इसकी जरूरत हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा, इसकी जरूरत हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, इसकी जरूरत क्या होती है हमारे शरीर में? थोड़ी मात्रा में होती है। और क्या आयरन क्या होता है? ये भी रक्त में उपस्थित होता है। इसी की वजह से क्या होता है, रक्त का जो ब्लड का रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। तो ये क्या लिखेंगे कि इसकी मात्रा रक्त में होती है। इसीलिए रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और अगर यही आयरन हमारे खनिज में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो पीलिया हो जाएगा। आयरन के ना होने पर, आयरन के रक्त में ना होने पर पीलिया हो जाएगा। ठीक, आयरन के ना होने पर क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाता है। और क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि साधारण प्रोटीन होते हैं, संयुक्त प्रोटीन होते हैं और व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं ना। तो संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं? दो तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक अंश उसका क्या होता है? प्रोटीन का होता है, दूसरा क्या होता है? कोई अन्य होते हैं ना। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन। हीम क्या है? हीम आयरन ही तो है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीम आयरन है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? हीमोग्लोबिन क्या हो गए? ये संयुक्त प्रोटीन का क्या है? उदाहरण है। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, अच्छे से समझा भी है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। सबसे ज्यादा 2 से 6 साल तक के बच्चे में आयरन सबसे ज्यादा क्या है? 2 से 6 साल तक के बच्चे आयरन से ग्रसित पाए जाते हैं। आयरन एनीमिया से, आयरन
एनीमिया से ग्रसित होते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा कि आयरन क्या है। आयरन एक प्रकार का खनिज है, ये एक प्रकार का ये यौगिक है। इसकी जरूरत क्या होती है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, तो इसकी जरूरत क्या होती है, इसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। और क्या होता है कि इसकी मात्रा रक्त में भी होती है, इसीलिए रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसी के कारण की वजह से। अगर ये पूछ लिया जाए कि रक्त का रंग किस खनिज तत्व की वजह से लाल होता है या क्यों लाल होता है, तो किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है। आयरन में रक्त ना होने पर क्या होता है, आयरन के रक्त में ना होने पर, मतलब आयरन जो है वो रक्त में नहीं रहेगा, तो क्या हमने क्या लिखा कि रक्त में उपस्थित होता है, इसी की वजह से लाल होता है। और क्या होता है कि ये आयरन के रक्त में ना होने पर पीलिया हो जाता है, इसकी कमी होने पर, किसकी, आयरन की कमी होने पर क्या होगी, पीलिया हो जाता है। जब आयरन की हमारे शरीर में कमी रहेगी तो क्या होगा, पीलिया हो जाएगा, कि कमी होने पर पीलिया हो जाता है। तो आयरन की कमी होने पर क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन किस प्रोटीन का उदाहरण है, ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है, हिम और ग्लोबिन। हिम क्या है, हिम आयरन है, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। सबसे ज्यादा 2 से 6 साल तक के बच्चे आयरन एनीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या सबसे ज्यादा 2 से कितने साल के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे किससे ग्रसित पाए जाते हैं, आयरन से ये ग्रसित पाए जाते हैं, आयरन एनीमिया से। और क्या देखते हैं कि ये लोहा का 70%, कितना, 70% लोहा का 70% ब्लड के हीमोग्लोबिन और कितना, 4% किसमें, मांसपेशियों के रूप में, मांसपेशियों के रूप में है, किस रूप में है, मायोग्लोबिन के रूप में, या लिख लीजिए कि 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में है। 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन किसके रूप में है, 4% जो है मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में होता है। और 25% किसमें है, 25% यकृत और किसमें, अस्थिमज्जा में होता है। और किसमें, 1% किसमें होता है, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो क्या देखा कि आयरन जो है वो 70% किसमें होता है, 70% ब्लड के हीमोग्लोबिन में होता है या हीमोग्लोबिन में होता है। और 4% किसमें होता है या 4% किसमें होता है, ये मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में होता है। किस रूप में, मांसपेशियों में होता है वो मायोग्लोबिन के रूप में होता है। और 25% किसमें होता है, यकृत
और अस्थिमज्जा में होता है, 1% किस में होता है, ये ब्लड में ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है। और देखते हैं कि 1% किस में होता है, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित और आक्सीकारक एंजाइम के रूप में होता है। तो इतना ये आयरन कहाँ कहाँ होता है, ये हमारे ये हमारे ब्लड के लिए भी जरूरी है, ये हमारे मांसपेशियों में भी पाया जाता है, ये यकृत और अस्थिमज्जा में भी पाया जाता है। तो ये अस्थिमज्जा क्या हुआ, ये बोन मैरो है ना, तो यकृत, ये अस्थिमज्जा, इसी में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में या बोन मैरो में। और 1% किस में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये आक्सीकारक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। और आगे देखते हैं कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना, 13.5 और से 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। और महिला में 12.5 से 15.5 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड के रूप में, ब्लड में होता है। तो इतना, ये 12.5 से 15.5 किस में होता है, ये महिला में होता है, नॉर्मल सामान्यतः इतना होना चाहिए। और पुरुषों में कितना होना चाहिए, 13.5 से 17.5 के बीच में ब्लड होना चाहिए। ठीक, और आगे देखते हैं, इतना हम लोगों ने देखा, ये पुरुषों में इतना होना चाहिए और महिला में इतना होना चाहिए। और कितना, कितना 9 ग्राम से कम होने पर, किससे, 9 ग्राम से कम होने पर क्या होता है, वो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। किससे, एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, और अगर 7 से कम है तो व्यक्ति बहुत गंभीर एनीमिया से ग्रसित है, लेकिन 9 से कम है तो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित है। ठीक, तो ये है कि 9 से कम हो जाए लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए ब्लड। ठीक, तो आगे 9 से कम हो जाए लेकिन उसका भी इलाज करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 9 से कम है तो ये बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल तो इससे ऊपर ही होना चाहिए। 9 से 12.5 से 15.5 के बीच में महिला का ब्लड होना चाहिए, ये हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और पुरुषों में 13.5 से 17.5 के बीच में होना चाहिए। और 9 ग्राम से कम होने पर क्या होगा, व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, इसके कार्य के बारे में देखेंगे कि आयरन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। आयरन का कार्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पहला तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में हम लोगों ने यही समझा कि सबसे बड़ा कार्य हमारे शरीर में आयरन का किसमें, हीमोग्लोबिन में ही है। किसमें, हीमोग्लोबिन के रूप में। आयरन कार्य अब ये किस रूप में है, इसको देखते हैं। पहला तो यही पॉइंट हो गया कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसकी जरूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसकी जरूरत है, आयरन की जरूरत होती है। आयरन की जरूरत
होती है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसकी जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है। रक्त का लाल रंग भी, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, इसको भी देखते हैं कि अगर रक्त का लाल रंग है किसकी वजह से है? आयरन की वजह से है। रक्त का लाल रंग भी रक्त का लाल रंग भी इसी की वजह से होता है। और देखते हैं, और सल्फर और लोहे के कारण, सल्फर और लोहे के कारण अंडे पर हरे रंग का परत चढ़ता है। आप अंडे में देखेंगे तो अंडे के अंदर जो ये हरे रंग का परत होता है, ये किसकी वजह से चढ़ता है? ये अंडे पर हरे रंग का परत सल्फर की वजह से और लोहे की वजह से चढ़ता है। अभी हम देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? सल्फर में भी पढ़ेंगे, सल्फर में भी पढ़ेंगे ये पॉइंट, और ये आप लोग आयरन में भी यानी लोहे में भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सल्फर और लोहे के कारण दोनों की वजह से क्या हो रहा है? अंडे में हरे रंग का परत चढ़ता है, या हरे रंग की रिंग बनती है, परत चढ़ता है। और क्या देखते हैं कि लोहा अपना सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 70% देकर, कितना? 70% देकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ग्लोबिन का निर्माण करता है। तो अगर हम देखेंगे तो आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत किसमें है? सबसे ज्यादा जरूरत किसमें है आयरन की? हीमोग्लोबिन में है। कितना परसेंट हीमोग्लोबिन में दे रहा है ये? 70%। इसी की वजह से क्या हो रहा है? ब्लड का लाल रंग हो रहा है, रक्त का लाल रंग हो रहा है। और सल्फर और लोहा मिलकर क्या कर रहे हैं? ये अंडे पर जो हरे रंग की रिंग बनती है, इन्हीं दोनों की वजह से बनती है। ठीक, अब देखते हैं, अब ये क्या करता है कि लोहा अपना सबसे ज्यादा 70% देकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये देखिए हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है, ये पूरा इसका प्रोसेस देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कहां तक छोड़ता है? कोशिका तक या ऊतकों तक ये छोड़ता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक क्या करता है? छोड़ता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है तो आप वहीं पर जब अगर हीमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन को फेफड़ों से लिया और कहां तक छोड़ा? ऊतकों तक। लेकिन जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से लिया तो वहीं पर वो क्या बना? जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किससे लिया? फेफड़ों से लिया, तो वहीं पर ये क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऊतकों तक छोड़ता है तो जब ये दोनों लेता है तो ये दोनों क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या है कि ये फेफड़ों तक कौन पहुंच रहा है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऊतकों तक जाते हैं, और ये क्या हुआ? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक जाते हैं। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक तक पहुंच गए तो ऊतक को क्या मिला? वहां पर ऊतक को क्या मिला? ये ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। वो लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।
अब वहां से क्या हुआ, वहां से ऊतक से क्या हुआ, ऑक्सीजन को छोड़कर क्या वहां से उठाया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या उठाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए ये पहले आयरन क्या कर रहा है, ये किसको अपना 70% दे रहा है, ब्लड को, ठीक, रक्त को, हीमोग्लोबिन को अपना 70% दे रहा है। अब ये हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या, ये पूरा किस तरीके से, इसका प्रोसेस क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या किया, फेफड़ों से लिया और ऊतकों तक छोड़ता है। जब वहां पर वो छोड़ता है और जब वो वहां से उठाया किसको, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को, तो वहीं पर क्या बन गया, जब वहां दोनों ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिल गए और क्या वहां बन गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक, वहां पर दोनों जब एक दूसरे से मिल गए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाके ऊतकों तक छोड़ दिया और जब ऊतक तक छोड़ा तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ऊतक। ठीक, अब वहां से क्या उठाया, ऑक्सीजन को छोड़कर क्या उठाया, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन ग्रहण, फिर वहां से ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर किसको उठाया, CO2 को उठाता है, ऑक्सीजन को छोड़कर CO2 को उठाता है और ये CO2 जो है ये हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में क्या हुआ कि मिल गया और वहां पर क्या बना, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को उठाया तो क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बना, CO2 को हीमोग्लोबिन में मिल गया और क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब क्या करेगा, ये फिर से ले जाके, ये फिर से फेफड़ों में छोड़ देगा, ये फिर से फेफड़ों में छोड़ देगा और क्या, ये फिर से फेफड़ों में छोड़ देगा किसको, CO2 को। यही प्रक्रिया क्या है, बार बार चलेगी। एक बार फिर से देखिए, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को किससे उठाता है, फेफड़ों से। तो जब वह फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाया तो वहां पर क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। तो फेफड़ों पे जब उसको ले रहा है तो वहीं पर दोनों मिल गए, कौन कौन, हीमोग्लोबिन और कौन मिला, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, और क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गए। और जब वहां से फिर वो क्या करता है, ऊतक तक या मतलब कोशिका तक सारे वहां पर छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है, और वो ऊतक जो है क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। वहां से क्या उठाता है, उसको छोड़कर वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है, किसको, ऑक्सीजन को छोड़कर CO2 को उठाता है। CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन में मिल गया तो क्या करता है कि CO2 जो है हीमोग्लोबिन को, क्योंकि उसको उठा रहा है, उसको ऑक्सीजन को छोड़ा, CO2 को उठाया और तब क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये फिर से ले जाके ये किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ले जाके फेफड़ों में छोड़ देगा और फिर वहां से इसी तरीके से बार बार ये प्रक्रिया चलती जाएगी। एक बार इसको इस तरीके से देखते हैं कि हमने क्या कहा कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है। इस तरीके से देखिए, ये लोहा हो गया और ये क्या किया कि निर्माण क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का कर रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, ये 70% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, 70% देकर ना, 70% दे रहा है। अब क्या करता है, हमने क्या किया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन बनाया। और ये कहाँ ले गया, ये ऊतक तक ले गया, ऊतक तक। और वहां पर क्या किया, ऊतक तक ले जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ऑक्सीजन को छोड़कर किसको लेता है, छोड़कर CO2 को उठाता है, CO2 को उठाता है। तो वहां पर क्या हुआ, ये CO2 और प्लस हीमोग्लोबिन आपस में मिल गए। कौन कौन, ये CO2 प्लस हीमोग्लोबिन आपस में मिल गए, प्लस हीमोग्लोबिन, ये दोनों आपस में मिल गए और क्या बनाए, ये क्या बनाए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। क्या बनाए यहां से, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। अब जब वहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना ये, तो ये क्या किया, इसको वहां पर जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, अब ये क्या करता है, ले जाके फेफड़ों तक छोड़ देता है, किसको, CO2 को, फेफड़ों तक CO2 को छोड़ देता है। यही क्या है, यही प्रक्रिया बार बार चलती है। तो इतना हम लोगों ने समझा कि आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन को कितना % दे रहा है, 70% दे रहा है। और अब आगे देखते हैं कि लोहा जो है, इसका बहुत बड़ा काम क्या होता है, विटामिन C में करता है। क्या करता है लोहा, बहुत बड़ा काम ये विटामिन C में करता है, यानी ये विटामिन C के अवशोषण में भी इसकी भूमिका होती है। ये लोहा या आयरन विटामिन C का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, विटामिन C का अवशोषण करता है कौन, लोहा। और क्या होता है कि लोहे को एंजाइम के तौर पर, लोहा जो होता है ये को एंजाइम के तौर पर भी कार्य करता है। लोहा किसके तौर पर, को एंजाइम के तौर पर कार्य करता है। और क्या करता है ये लोहा किसको, लोहा बीटा कैरोटीन को क्या करता है, विटामिन A में बदलने में मदद करता है, बदलने में मदद करता है लोहा। और क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और मांसपेशियों के संकुचन में हेल्प करता है, मांसपेशियों के संकुचन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कौन, आयरन या लोहा। ठीक, तो इतना हम लोगों ने ये लोहे के बारे में देखा। ये 70% किसको, सबसे ज्यादा अपना % किसको देता है, ये हीमोग्लोबिन को देता है। और लोहा जो है ये विटामिन C का अवशोषण करता है। ये कोएंजाइम के तौर पर भी कार्य करता है, किसके तौर पर, कोएंजाइम के तौर पर कार्य करता है। लोहा बीटा कैरोटीन को किसमें बदलता है, विटामिन A में बदलता है। और क्या देखा कि लोहा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मांसपेशियों के संकुचन में हेल्प करता है। अब हम क्या देखेंगे कि लोहे का अवशोषण जो होता है ये इसमें क्या होते हैं, इसमें सहायक में एक हेल्पर होते हैं। और क्या होते हैं, दूसरा एक सहायक होते हैं, दूसरा बाधक होते हैं। इसमें क्या हो गया, सहायक, और क्या हो गया, बाधक। और सहायक में इसके हेल्पर कौन कौन से हैं, विटामिन C और विटामिन D। विटामिन C और कौन हो गया, विटामिन D की उपस्थिति अनिवार्य है।
किसकी किसकी? विटामिन सी और विटामिन डी की उपस्थिति अनिवार्य है। और दूसरा क्या है कि आमाशय की अम्लीयता, आमाशय की अम्लीयता और प्रोटीन, वो भी कौन सा प्रोटीन? जो प्राणिज जगत से प्राप्त हो, प्राणिज जगत से, जिसमें कौन कौन से होंगे? सिस्टीन होंगे और सिस्टीन, साइट्रिक प्रोटीन, ये क्या करते हैं? लोहे के अवशोषण में मदद करते हैं। लोहे के अवशोषण में क्या कर रहे होते हैं? लोहे के अवशोषण में मदद करते हैं। मदद करते हैं। अब बाधक में इसमें क्या देखेंगे कि बाधक कौन कौन से हैं? ये इसमें सबसे बड़ा बाधक के रूप में कौन कार्य करता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। और क्या? फाइटिक एसिड, ये फाइटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये सब में आप लोग देखते आए हैं, ये बाधक के रूप में ही कार्य करेंगे। फाइटिक एसिड और कौन है? ऑक्जेलिक एसिड, और क्या? इमली और हुकवर्म होता है, जो बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, ये भी क्या होते हैं कि ये भी लोहे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करेंगे, हुकवर्म। और क्या होगा कि टैनिन। तो ये सब क्या है? लोहे, ये बाधक तत्व हैं और ये सहायक हैं। एक बार देख लीजिए सहायक तत्व कौन कौन से हैं। विटामिन सी और विटामिन डी की उपस्थिति लोहे के लिए अनिवार्य होती है। ये दोनों क्या करते हैं? हेल्पर का काम करते हैं। और आमाशय की अम्लीयता होती है, वो भी लोहे के अवशोषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन होता है, वो प्राणिज जगत से जो प्राप्त प्रोटीन है। फिर सिस्टीन, साइट्रिक प्रोटीन लोहे के अवशोषण में मदद करते हैं। बाधक में कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, और क्या है? इमली है, फाइटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और कौन है? हुकवर्म, टैनिन। तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं लोहे की कमी से क्या होता है। लोहे की कमी से क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एनीमिया हो जाता है। अगर 5 से 9 के बीच में रहेगा, 5 से 9 ग्राम के बीच में, तो ये क्या है? एनीमिया से ग्रसित होते हैं। कितने से? 5 से 9 ग्राम के बीच में अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो एनीमिया से ग्रसित माना जाएगा। ठीक। लोहे की कमी से क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लोहा जो है, ये आयरन जो है, ये सबसे बड़ा योगदान किसमें दे रहा है? हीमोग्लोबिन के रूप में दे रहा है। और अपना 70% किसमें दे रहा है? 70% ये हीमोग्लोबिन में देता है। कितना? 70%, 70% दे रहा है। एनीमिया, और इस एनीमिया में क्या होता है कि 5 से 9 ग्राम के जब बीच में ये ब्लड हीमोग्लोबिन होता है, तो क्या होता है कि ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो क्या है कि एनीमिया, ये होने पर एनीमिया होता है, इतना होने पर। ठीक। कितना? 5 से 9 ग्राम होने पर। और क्या होता है? 9 से कम होने पर, अगर 9 से कम है तो एनीमिया है। इसके पहले भी हमने बताया 9 से कम है एनीमिया है, और 5 से कम है, 5 से कम है तो गंभीर एनीमिया है। कितना? ये गंभीर एनीमिया है। गंभीर एनीमिया है। ठीक। ये एनीमिया कितने प्रकार का होता है? ये एनीमिया 2 प्रकार के होते हैं।
9 से कम होने पर एनीमिया और 5 से कम होने पर गंभीर एनीमिया। और क्या है, ये एनीमिया जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको देखते हैं, एनीमिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक क्या है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और दूसरा क्या है, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और क्या इसमें क्या है, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसमें हो गया। ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, और दूसरे नंबर पे हो गया ये ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये आरबीसी का आकार जो है वह सामान्य से छोटा हो जाएगा, रंग जो है वो हल्का हो जाएगा। आरबीसी का आकार सामान्य से क्या होगा, सामान्य से छोटा हो जाएगा। और क्या होगा, और रंग जो है वो हल्का होता है, रंग हल्का होता है। और क्या होगा, पीलापन दिखाई देगा, पीलापन दिखाई देगा, और दिखाई देने लगेगा। लोहे के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण बाधित होगा, बाधित होगा। तो ये क्या है, ये एनीमिया कितने प्रकार के हो गए? 2। एक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या हो गया, आरबीसी का आकार सामान्य से छोटा होगा, रंग हल्का होगा, पीलापन दिखाई देगा, और क्या होगा, लोहे के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण बाधित होगा। अब हम देखते हैं ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये क्या होता है। इसमें क्या होगा कि लोहे की मात्रा कम नहीं होती है। क्या होगा, मात्रा कम नहीं होती है। इसमें क्या होगा कि लेकिन इसमें विटामिन ई, लोहे की मात्रा कम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, विटामिन ई जो होता है वह कम हो जाता है। और क्या होगा, आरबीसी का आकार इसमें छोटा हो रहा था, और ऑर्थोक्रोमिक में इसमें क्या होगा, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाएगा। आरबीसी का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने ये एनीमिया के प्रकार में देखा। एक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या हो रहा था, आरबीसी का आकार जो होता है वह सामान्य से छोटा हो रहा था, किसमें, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। और ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार बड़ा हो रहा है। ठीक, और क्या हो रहा है, इसमें लोहे की मात्रा कम नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, विटामिन ई कम हो जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं ये एनीमिया के कारण क्या है, किस किस वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया के कारण देखिए, जब हमारे शरीर से ब्लड निकलेगा, ठीक, और जब हमारे शरीर में ब्लड निकलेगा, या हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तभी तो एनीमिया होगा। तो ये एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, कभी कभी चोट लगी हो, कोई गंभीर चोट लग गई हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड बह गया हो, या ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ हो जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफ़ी ब्लड बह गया हो। तो इन सब की वजह से क्या होगा,
ये क्या होगा, जब शरीर से ब्लड निकल जाएगा तो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाएगा। एनीमिया के कारण क्या है? एनीमिया के कारण कौन कौन से हैं? दुर्घटना, चोट, गंभीर चोट, ऑपरेशन में क्या है, इन सब में ब्लड काफ़ी निकल गया हो, और क्या है, मासिक धर्म या प्रसव प्रक्रिया में, मासिक धर्म किसमें? प्रसव की प्रक्रिया में। या व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे के लिए अत्यधिक रक्तदान कर रहा हो, अत्यधिक रक्तदान, और क्या, बाधक तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा हो और जिससे क्या हो, ये ब्लड आयरन का अवशोषण ना हो पा रहा हो, इसकी वजह से भी होगा। बाधक तत्व के ज़्यादा होने पर और विटामिन ई कम होने पर और क्या, लोहे के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? लोहे के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर क्या है कि प्रोटीन ही नहीं हो, प्रोटीन की मात्रा कम हो, किसकी मात्रा हो? कम हो, प्रोटीन की मात्रा कम हो, क्योंकि किसके लिए? लोहे के लिए क्या, अगर लोहा जो है हीमोग्लोबिन, लोहे के लिए नहीं, हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि उसमें भी तो प्रोटीन है। अगर यही नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा? तो प्रोटीन की मात्रा कम हो, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिए हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए और क्या है कि तो इतना क्या हो गया कि ये विटामिन, ये एनीमिया के कारण हो गए। इन सब की वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया होने की या एनीमिया हो जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं इसकी अधिकता से क्या होगा। अच्छा, लोहे का अवशोषण जो, ये लोहे का संवहन जो होता है, लोहे का संवहन क्या कहलाता है? संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लोहे का संवहन क्या है कि एक स्थान से, संवहन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? ये जो होता है ये ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। किसकी वजह से? ट्रांसफेरिन। ठीक है, ये ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। क्या होता है? और संग्रह जो होता है, इसका संग्रह किसके रूप में होता है? फेरिटिन के रूप में, पेरिटिन के रूप में होता है, ठीक। लोहे का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसकी वजह से होता है? ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। और संग्रह जो होता है वह किसके रूप में होता है? पेरिटिन के रूप में होता है। अब इसकी अधिकता से, लोहे की, देखिए किसी भी तत्व की हम लोग अधिकता देख रहे हैं, उसकी कमी से अगर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके शरीर पर अगर प्रभाव मतलब कमी से अगर असर होता है, तो क्या उसकी अधिकता से भी असर होता है। तो लोहे की अधिकता, लोहे की अगर अधिकता हो गई हो या आयरन की अधिकता हो गई हो तो क्या होता है? आयरन की अधिकता से, इसकी अधिकता से क्या होगा? इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस क्या हो जाएगा? इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि लोहे
का अवशोषण ज़्यादा या अनियंत्रित होने पर होता है? लोहे का अवशोषण ज़्यादा या अनियंत्रित होने पर लोहे का अवशोषण ज़्यादा या अनियंत्रित होने पर होता है। अगर लोहा जो है वह ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे यकृत और कहाँ अगर लोहा ज़्यादा हो गया है, हो जाएगा, तो क्या होगा कि यह हमारे हमारे यकृत और हृदय में होगा, और हृदय में जमा होने लगेगा, और जिससे क्या होगा कि जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। क्या? अगर लोहा ज़्यादा हो जाएगा और यह हमारे कहाँ यकृत और हृदय में जमा होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमने क्या देखा, लोहे की अधिकता से क्या हो रहा है, इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक। ये लोहे के अवशोषण में ज़्यादा या अनियंत्रित होने पर होता है। अगर लोहा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो यह हमारे यकृत और हृदय में जमा होने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। और क्या देखते हैं कि अब इसकी प्राप्ति और स्रोत के बारे में देखते हैं। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति होगी कि लोहा जो है ये भूरे रंग से ये प्राप्त होता है। जैसे हम मुनक्का खाएंगे, गुड़ खाएंगे, क्या भुना चना खाइए, तो ये सबसे क्या होगा, ये सबसे लोहा जो है ये सब में आयरन प्राप्त होगा। कौन सा? मुनक्का, गुड़, और क्या होगा, खजूर और अंडे की जर्दी। जैसे मुनक्का, खजूर, गुड़, अंडे की जर्दी। कौन सा? मुनक्का, खजूर, अंडे की गुड़, अंडे की जर्दी, और हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, ये सब चीज़ें खाने से क्या होगा, आयरन की जो डिफिशियंसी, आयरन की कमी होगी वो पूरी होगी। किससे? मुनक्का खाने से, खजूर, गुड़, अंडे की जर्दी और हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक। अब और एक चीज़ देखते हैं, अब इसका अवशोषण कहाँ होता है। लोहे का अवशोषण जो है, जैसे हम लोग हर चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे आंत में होता है, तो लोहे का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। कहाँ? लोहे का अवशोषण कहाँ होगा? ये छोटी आंत में होगा। कहाँ पर होगा लोहे का अवशोषण? छोटी आंत में, छोटी आंत के पक्वाशय में होता है। और इसके अवशोषण में बहुत बड़ी भूमिका किसकी होती है? विटामिन सी की होती है। किसकी होती है? विटामिन सी की लोहे के अवशोषण में बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक। और आगे देखते हैं कि अवशोषण सिर्फ 10% होता है। अवशोषण कितना होता है? अवशोषण सिर्फ कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10% होता है। 10% होता है, और बाकी 90% जो बचा वो मल के द्वारा क्या होता है? विसर्जित हो जाता है। 90% मल के द्वारा विसर्जित होता है। लेकिन सोचिए, यही 10% हमारे शरीर में ये इतना मतलब काम करता है, इसीलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट में रखा गया है, क्योंकि इसका इतना सा तत्व जो है 10% ही हमारे शरीर में, वही उतना ठीक है, उतनी ज़रूरत है। और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि उससे ज़्यादा होने पर
वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो 10% अवशोषण होता है और 90% क्या होता है, मल द्वारा विसर्जित हो जाता है। किसके द्वारा? मल द्वारा विसर्जित हो जाता है। अब संग्रह देखते हैं। संग्रह इसका संग्रह जो होता है, ये आयरन जो है ये हमारे शरीर में क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप में संग्रहित नहीं होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप में संग्रहित नहीं होता है। ये क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये मांस में मायोग्लोबिन के रूप में होता है और ब्लड में, और क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। मांस में किस रूप में हो रहा है? मांस में मायोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। मांस में किस रूप में हो रहा है? मायोग्लोबिन के रूप में। और ब्लड में किस रूप में हो रहा है? हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है, हीमोग्लोबिन के रूप में। और इसके पहले हमने देखा कि फेरेटिन के रूप में भी ये होता है, कहीं कहीं इसमें इस रूप में भी देखा जाता है। तो लोहे का अवशोषण छोटी आंत में के पक्वाशय में और कितना 10% सिर्फ अवशोषण होता है, बाकी 90% विसर्जित हो जाता है मल के द्वारा। संग्रह जो होता है ये मांस में किस रूप में होता है? मायोग्लोबिन के रूप में। और ब्लड में किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन के रूप में। और आगे क्या देखते हैं कि अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हीमोपायोसिस क्या होता है। हीमोपायोसिस, ये हीमोपायोसिस क्या होता है? जो हीमोपायोसिस है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरबीसी का ये जीवन काल कितना होता है? 120 दिन ना। तो हीमोपायोसिस ये क्या है? कि हीमोपायोसिस यह क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरबीसी इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन की होती है ना। इसका जीवन काल 120 दिन का काल पूरा होता है, पर यह क्या होता है? विघटित होते हैं। 120 दिन में क्या होते हैं? काल पूरा होने पर यह क्या होते हैं? विघटित होते हैं। और क्या होता है कि अब हिम जो है ये कहाँ बनता है? हिम बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है। बोन मैरो में चला जाता है। और क्या होता है? और आरबीसी बनने लगता है। और आरबीसी बनने लगता है। क्या होता है कि और आरबीसी बनने लगता है? यही प्रक्रिया हीमोपायोसिस की कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाई? हीमोपायोसिस। क्या हुआ कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो ये क्या है कि यही प्रक्रिया हीमोपायोसिस की कहलाती है ना। हाँ, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? 120। इतना तो हम लोग जानते ही हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 होता है। होने पर 120 जीवन काल 120 होने पर यह विघटित होने लगता है। और क्या होता है कि अब यह जब विघटित हो गया तो अब यह कहाँ गया? बोन मैरो में चला जाता है और वहीं पर आरबीसी बनने लगता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, वहाँ पर विघटित हुआ और उसके बाद कहाँ गया? बोन मैरो में गया और वहीं पर आरबीसी बनने लगता है। यही क्या कहलाया? हीमोपायोसिस कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपायोसिस। और एक चीज़ नोट करिए इसको, प्रत्येक मासिक धर्म में
प्रत्येक मासिक धर्म में क्या होता है, 2 से 3 mg आयरन, 2 से 3 mg आयरन पर डे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी प्रत्येक मासिक धर्म में 2 से 3 mg आयरन क्या होता है, पर डे बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और पूरे साइकिल में 15 से 30 mg, मतलब पूरे साइकिल की बात करेंगे तो पूरे साइकिल में कितना बाहर निकलता है, 15 से 30 mg, 15 से 30 mg बाहर निकलता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने ये लोहे के बारे में देखा कि इसकी अवशोषण कहाँ होती है और इसका विसर्जित कितना होता है। तो सिर्फ अवशोषण कितना होता है, मात्र 10% होता है। ठीक, और क्या है, अवशोषण के बारे में देखा और कितना कि इसके स्रोत कहाँ से प्राप्ति इसकी होती है, गुड़ से होती है और किससे, खजूर से, गुड़ से, और क्या मुनक्का से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, इन सब चीज़ से हमको मिलता है। और इसकी वजह से एनीमिया होता है। कौन कौन से एनीमिया होते हैं इसमें, एक में क्या होता है, आरबीसी का आकार छोटा होने लगता है, एक में आरबीसी का आकार हीमोक्रोमेटिक, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का आकार छोटा हो रहा था और अर्थों में क्या हो रहा था, आरबीसी का आकार बड़ा हो रहा था। तो इतना हम लोगों ने ये आयरन के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या देखेंगे कि कोई और पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही क्लास चला और काफ़ी ये लंबा क्लास हो गया है आज का। ठीक, और आप लोग भी पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।